हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल। होप सो सब बढ़िया हो, मजे मार रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, फॉरेन एक्सचेंज रेट का सक्सेसर। अगर आपने अब तक फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं देखा, ये आ रहा का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। किस चीज की वेट कर रहे हो, जाओ और देखो। देख आए हो, दैट्स वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, और काफी छोटा काफी स्वीट सा चैप्टर है, लेकिन थोड़ी अटेंशन इसमें ज्यादा चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हैं और मतलब रट्टे वाली बातें कम ही है इसलिए। तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे, अच्छे से हो जाएगा चैप्टर। मस्त मजे से चैप्टर पढ़ेंगे। होप सो, मुझे पता नहीं है, मेरे हिसाब से आधे घंटे तक में चैप्टर हो जाना चाहिए। वीडियो बनेगी तो आपको पता है। देख लो, शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, बेसिकली एक है हमारा देश इंडिया, भारत, और एक है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में से इंडिया हटा देंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बचा हुआ। अब इंडिया की बाकी देशों के साथ कुछ होती हैं ट्रांजैक्शंस। क्या होती है भाई? ट्रांजैक्शंस, जो या तो हम पैसे देके कुछ ले रहे हैं, या हम वैसे ही पैसे दे रहे हैं, या पैसे लेके कुछ दे रहे हैं, वैसे ही कुछ दे रहे हैं, वैसे ही पैसे दे रहे हैं। कुछ भी हो, कुछ आदान प्रदान चल रहा है, दोनों साइडों से कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट कर रही है ना, तो वो ट्रांजैक्शंस कवर होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। यार, ट्रांजैक्शन वाली बात तो ठीक है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट के ये नहीं पल्ले पड़ा हमारे। बेसिकली क्या है, जब भी आपकी कुछ ट्रांजैक्शन होती है बाकी देशों के साथ, तो दे आर ऑब्वियसली रिकॉर्डेड। यार, एक छोटी सी फर्म की ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होती है तो पूरे देश की तो रिकॉर्ड होंगी ही, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो इन सारी रिकॉर्डिंग का एक एंड में हम स्टेटमेंट निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमने सारा साल में जो भी ट्रांजैक्शंस की, चाहे वो हमारे देश की गवर्नमेंट ने की, चाहे हमने एज एन इंडिविजुअल की, चाहे कुछ भी हुआ, वो सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह पे कलेक्ट होती है, लिस्ट बनती है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो बताती है कि पूरे साल में कितना पैसा हमने अपने देश से बाहर दिया, कितना पैसा लिया, क्या इंपोर्ट्स थे, क्या एक्सपोर्ट्स थे, सारी डिटेल बताती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पेमेंट्स कौन सी? इंटरनेशनल पेमेंट्स। उनका बैलेंस कितना चल रहा है। ठीक है, ये था बेसिक सा डेफिनेशन की बीओपी है क्या। बट इसके कंपोनेंट्स की तरफ की बीओपी डिवाइडेड किस किस पार्ट में है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट है बीओपी का करंट अकाउंट। सेकंड पार्ट है कैपिटल अकाउंट। ये वही जो तुमने अकाउंट्स के पार्टनरशिप में पढ़ा था, कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है। देखो, करंट अकाउंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। मैंने आपको बताया बीओपी इज कंप्लीटली अ स्टेटमेंट जिसके अंदर हम सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हमारे देश की बाकी देशों के साथ। दैट टोटली क्लियर। लेकिन बात क्या है कि कितनी चीजें, कौन सी चीजें हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करेंगे और कितनी चीजें, कौन सी चीजें हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे, ये बात आती है। करंट अकाउंट को बेसिकली दो टुकड़ों में फिर से तोड़ दिया गया है, दैट इज विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल इनविजिबल का सीधा सा मतलब मैं आपको बताता हूं। दो तरह की चीज होती है, गुड्स और सर्विसेज। मानते हो? जब भी गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा, गुड्स का या तो इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, वो गिना जाएगा विजिबल के अंदर। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर जो भी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होंगे वो आएंगे विजिबल ट्रेड के अंदर। इसका पूरा नाम आएगा विजिबल ट्रेड। जो भी हम विजिबल, जो यार फिजिकल चीजें, टेंजिबल एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं। ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, ये फोन, ये कैमरा, ये ट्राइपॉड, ये सब चीजें। ठीक है, ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है तो यानी विजिबल ट्रेड के अंदर जो आएगा करंट अकाउंट के अंदर। दूसरी साइड पे हमारे पास है इनविजिबल ट्रेड। अब इसका तो सिंपल है, ये गुड्स आ गए, बात खत्म। लेकिन यहां पे इसके तीन टुकड़े होते हैं, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। चलो गैस करो क्या क्या पॉसिबल है। देखो, सबसे पहला आता है नॉन फैक्टर सर्विसेज, फिर आता है फैक्टर सर्विसेज, और फिर आता है करंट ट्रांसफर्स। अगर आपको इन सब का थोड़ा थोड़ा मतलब पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो आपने नेशनल इनकम अब तक अच्छे से नहीं किया, ये मैं गारंटेड कह सकता हूं। अगर नहीं किया तो ये कार्ड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दीज। जिनको नहीं पता नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, सबसे पहले एक बेसिक सी बात करते हैं आप लोगों से कि जब भी कोई बात है कि पैसे कमाने के सीधे सीधे चार तरीके होते हैं, बस चार तरीके। पहला तरीका, लैंड ले लो, उससे रेंट कमा लो। दूसरा तरीका, कहीं लेबर लग जाओ। लेबर का मतलब जरूरी नहीं हो फिजिकल लेबर हो, कोई भी लेबर, फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर, कुछ भी कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि आपकी सैलरी मिल जाएगी। तीसरा तरीका,
आप क्या करो कि किसी को पैसे यानी कि कैपिटल दे दो, उस पर इंटरेस्ट ले लो, और चौथा और आखिरी तरीका कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, और उससे आपको रिटर्न्स यानी कि प्रॉफिट मिलेंगे। इसके अलावा दुनिया में पैसे कमाने का कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता, जो भी तरीका है वो इन चार के अंडर आ जाता है। आप जॉब करो वो लेबर के अंडर आ गया, बिजनेस करो वो इन्वेस्टमेंट के अंडर आ गया, आपने किसी को पैसे उधार दिए उस पर इंटरेस्ट आ रहा है वो कैपिटल, लैंड पे रेंट आ रहा है, घर पे रेंट आ रहा है वो रेंट, सिंपल। अब इन चार को मैंने कैटेगराइज किया, मैंने नहीं मतलब बुक में दिया हुआ है, फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विसेज में। सिंपल सी चीज है, फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जहां आपको डायरेक्ट कुछ मिल रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। नॉन फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज जहां आपके रेवेन्यू से प्रॉफिट मिल रहा है। सुनो, मुझे पता है समझ नहीं आया, एक एक करके बात करते हैं। लैंड, मेरे पास 50 करोड़ की लैंड है और उसके ऊपर मेरा पर मंथ 10 लाख रुपए रेंट आता है, तो मेरा इनकम कितनी है, मेरा मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 लाख। वो 10 लाख में से 10 लाख है, ऐसे तो नहीं है ना कि मुझे हर महीने 50 करोड़ मिल रहे हैं और 50 करोड़ में से 10 लाख मेरा फायदा है, बाकी का मेरा कोस्ट कवरिंग है, नहीं, मेरा 10 लाख का 10 लाख फायदा है। ये हो गया पहला केस, ठीक है। लेबर को कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल रही है, लेबर को हर महीने 50,000 70,000 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो वो हर महीने जितनी सैलरी उसकी इनकम डन। तो ये भी इसी केस के अंदर आया था कि हर महीने जो पैसे मिल रहे हैं वो हमारी इनकम ही है। तीसरा कैपिटल, मैंने किसी को पैसे दे रखे हैं लाख रुपए, अब मुझे उस पे 1,10,000 मिल रहा है, 1,10,000 मिल रहा है, तो उसका कुछ पोर्शन मैं कमा रहा हूं, बाकी तो मेरी कॉस्ट कवरिंग है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये एक अलग केस बन जाता है, पहले दोनों सेम थे लेकिन ये अलग बन जाता है। इन्वेस्टमेंट, मैंने बिजनेस में लाख रुपए लगाया और मैं कल को सेल्स जनरेट कर रहा हूं, तो उस सेल्स में से कुछ पोर्शन मेरा प्रॉफिट है, बाकी तो मेरी कॉस्ट कवरिंग ही है, तो ये भी सेकंड चीज के अंदर आ जाता है। तो मतलब हमने बांट दिया, समझ रहे हो चीज को। जहां पे भी कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारी कुछ रेवेन्यू में से प्रॉफिट निकल रहा है, वो होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस। एक बात बताओ, मैं बीओपी की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल लेवल पे किसी और देश की हमारे बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई, नॉन फैक्टर सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड, करंट अकाउंट। शिपिंग में कोई ट्रांजैक्शन हुई, नॉन फैक्टर सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड, करंट अकाउंट। इंश्योरेंस में कोई ट्रांजैक्शन हुई, नॉन फैक्टर सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड, करंट अकाउंट के अंदर वो आएगा। दूसरा क्या आता है हमारे पास, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के अंदर आ गई ये पहली वाली चीज है, लैंड से रेंट मिल रहा है, लेबर से सीओई मिल रहा है, इसको बेसिकली हम इनकम भी बोल देते हैं। आपकी बुक में शायद इनकम के नाम से ही आपको डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट इनकम। और करंट ट्रांसफर क्या होते हैं, बेसिकली जो आपको बिना किसी मेहनत के मिले। आपको आपके बर्थडे में आपको आपके दोस्त ने बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, आपको किसी एनजीओ ने कुछ डोनेट कर दिया, या आपने किसी एनजीओ को कुछ डोनेट कर दिया, उल्टा बोल गया था मैं, तो वो डोनेशन उसके लिए करंट ट्रांसफर है। ओल्ड एज पेंशन मिलता है बूढ़े लोगों को सरकार की तरफ से, करंट ट्रांसफर है। किसी देश को ग्रांट्स एंड कमीशन दिए, करंट ट्रांसफर है। ये सारी चीजें करंट ट्रांसफर, इनविजिबल ट्रेड, करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज कुछ रहता है तो नीचे कमेंट ड्रॉप कर दो, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा भाई, पक्का। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं अपने, तो जितने भी कमेंट्स हैं सबको मैं खुद पढ़ता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, बहुत चीज है आपके लिए। तो जो भी डाउट लग रहा हो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और एक बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये सारी चीजों को हम इनविजिबल क्यों बोलते हैं और इनको हम विजिबल क्यों बोलते हैं। जिस भी चीज के बदले में पैसा दिया जा रहा है, इस केस में वो दिखती है, वो टैंजिबल है, वो टचेबल है, ठीक है, तो इसलिए विजिबल। यहां पे जो भी है, आप किसी को पैसे उधार देके पैसे कमा रहे हो, अब ये ना कहना कैश है, जरूर थोड़ी कैश है, बैंक में भी हो सकता है, वो टचेबल नहीं है। आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टचेबल नहीं है। आप लैंड है, लैंड इज ए टेंजिबल एसेट, मैं मानता हूं, लेकिन लैंड से जो जनरेट हो रहा है वो आपकी कोई कुछ चीज दे के जनरेट नहीं हो रहा, एक परमानेंट टाइम के लिए उसने यूज किया, आपको पैसे दे दिए। आप एक सर्विस ऑफर कर रहे हो, उसको गुड ऑफर नहीं कर रहे। लेबर है, वो भी एक सर्विस ऑफर कर रहे हो, गुड ऑफर नहीं कर रहे। तो ये चारों चीजें तो हमारी होगी इनविजिबल में, मान लिया। करंट ट्रांसफर तो अपने आप इनविजिबल, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्वाइट इजी। करंट अकाउंट हमारा हो गया, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े। ओके, अब बारी आ गई है हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन की। हमें कुछ डाटा दिया हुआ है और हमें निकालना है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। मतलब करंट अकाउंट की चीजों को डाटा दिया हुआ है फिगर्स में, और हमें उसको प्लस माइनस करके निकालना है, तो हमें कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ओके, अब करंट अकाउंट में 3 तरह के बैलेंस निकलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। मेरी राइटिंग तो यार शुरू से गंदी है, थोड़ा करना पड़ेगा आपको कॉम्प्रोमाइज, बट ठीक है, समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा।
गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस क्या होता है? सोचो जरा, हमने हमारी करंट अकाउंट के फॉर्मूला में क्या क्या चीज इंक्लूड करी? एक तो गुड्स, एक फैक्टर सर्विसेज, एक नॉन फैक्टर सर्विसेज और एक करंट ट्रांसफर। मानते हो? और ये क्या हुई होगी? आइदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, या तो ये एक्सपोर्ट हुई है या इंपोर्ट हुई है, ये भी आप मानते हो। नहीं मानते तो बता दो, मैं मनवा दूंगा कमेंट सेक्शन। सिंपल सी चीज है यार, हमारी जब किसी के कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, गुड्स सर्विसेज या करंट ट्रांसफर, या तो हमने उनको दिया है या हमने उनसे लिए हैं, तीसरा कोई केस ही नहीं बनता। एज सिंपल एज दैट। तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस क्या बोलता है? गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस सिंपली इसको कंसीडर नहीं करता और इसको कंसीडर नहीं करता। दैट ओनली कंसीडर्स गुड्स प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये क्या बोलता है? देखो, हम हमेशा चाहते हैं, हर देश चाहता है कि मेरी एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम, ठीक है? तो हम यहां भी इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। सिंपल, मान गए, समझ गए? बहुत अच्छी बात है। तो इसको करके जो बैलेंस आएगा, दैट इज इन पॉजिटिव, तो वो है हमारा गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। अगर वो नेगेटिव में है तो भी वो हमारा गुड्स एंड सर्विस बैलेंस है, बट वो ये इंडिकेट करता है कि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है रादर देन एक्सपोर्ट। सिंपल, ये पहला बैलेंस हो गया। दूसरा बैलेंस होता है इनविजिबल बैलेंस। वो तो भैया नाम से क्लियर है, इनविजिबल बैलेंस मतलब हम गुड्स को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी तीनों चीजों को कंसीडर करेंगे। इन तीनों की एक्सपोर्ट माइनस इन्हीं तीनों की इंपोर्ट, गुड्स एंड सर्विस बैलेंस आ गया। करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है? करंट अकाउंट बैलेंस भी सिंपल है भैया, चारों को कंसीडर कर लिया, करंट अकाउंट बैलेंस आ गया। मान गए ना? बिल्कुल सिंपल, ठीक है? ये तीन बैलेंसेस हमने पढ़ लिए, लेकिन एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, मर्चेंडाइज बैलेंस। मर्चेंडाइज बैलेंस भैया मतलब इसका सिंपल चीज है कि जो गुड्स हमने लिए, सिर्फ गुड्स को कंसीडर कर रहे हैं, एक्स ऑफ गुड्स माइनस एम ऑफ गुड्स, ये हो जाता है हमारा मर्चेंडाइज बैलेंस। सिंपल सी चीज। तो इससे भैया कुछ समझ आया? बताओ भाई, क्या समझ आया? कि हम बोल सकते हैं मर्चेंडाइज बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस। भाई बिल्कुल बोल सकते हो। गुड्स की बात हमने यहां कर ली, इन तीनों की हमने वहां कर ली, इनको ऐड करके टोटल करंट अकाउंट बैलेंस की बात होगी। सिंपल। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस क्या है? मर्चेंडाइज बैलेंस प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। सिंपल सी चीज है भाई, तुम सब कुछ समझ चुके हो। मुझे मैसी लग रहा है, बट स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया, तो होप तो तुम्हें समझ आ गया। नहीं आया तो बिना शर्माए, बिना झिझकाए कमेंट कर दो, जो कहोगे वो कर लेंगे, ठीक है? समझ गए तो आगे बढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट पे। ओके, तो अगला आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। अब देखो, करंट अकाउंट में हमने इतनी सारी चीजें डाल दी भैया, सारी गुड्स वहां आ गई, सर्विसेज वहां आ गई, बचा क्या जो कैपिटल अकाउंट में हम डालेंगे? सर दिमाग लगाओ, ऐसा क्या बचा है जो हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे? जैसे कि सिंपल सी चीज है, हमारे पास दो तरह की एसेट होती है, एक होती है करंट एसेट, एक होती है फिक्स्ड एसेट। गुड्स एंड सर्विसेज जो वन टाइम कंज्यूमेबल है उनको बोलते हैं करंट एसेट, और फिक्स्ड एसेट होती है जो लॉन्ग टर्म में चलती है, हमारी हेल्प करती है। वहीं अगर तुमने बाहर किसी देश से कुछ कपड़े खरीदे, कुछ खाने पीने की चीज खरीदी, कुछ एफएमसीजी फास्ट मूवर कंज्यूमिंग गुड्स खरीदे या बेचे, तो वो करंट अकाउंट में जाएगा। लेकिन वहीं अगर तुमने कुछ मशीनरी बेची, बाहर किसी देश को मशीनरी बेच दी, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। तुमने कहीं इन्वेस्ट करके कहीं जगह खरीद ली, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। उस जगह का रेंट मिला वो करंट में, लेकिन जगह ही खरीद ली, बहुत बड़ी चीज है, फिक्स एसेट है, कैपिटल अकाउंट। तुमने कहीं शेयर्स खरीद लिए, कैपिटल अकाउंट में। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता होता है। तो देखो भाई, सबसे पहले आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इंडिया में रहते हुए, तुम अगर इंडिया में रहकर यूएसए की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, अपने पैसे वहां इन्वेस्ट करते हो, तुम्हारे पैसे वहां जा रहे हैं और तुम्हें उस कंपनी की ऑनरशिप मिल रही है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट के अंदर बेसिकली वो चीज आती है जहां ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, किसी की कुछ ऑनरशिप एक्सचेंज हो रही है, ये चीज मेरी नहीं है, ये तेरी है। अब वही छोटे गुड्स में होगी, चॉकलेट ले ली, उसको यहां नहीं डालेंगे, चॉकलेट ली, खाली, बात खत्म। लैंड ली, लॉन्ग टर्म, एक बार लैंड पे घर बना लिया, एक दिन रह लिए, बेड लगा के सो गए, तो लैंड गायब नहीं हो जाएगी, ठीक है? जो लॉन्ग टर्म एग्जिस्टिंग चीज होती है। बी, दूसरी चीज आती है हमारे पास बोरोइंग। तुमने किसी से पैसे बोरो कर लिए, सोच के देखो जरा, तुमने किसी से पैसे बोरो कर लिए, अब उस बोरोइंग पे तुम्हें देना पड़ेगा इंटरेस्ट। भैया यार, ये तो ना कुछ सुना सुना सा लग रहा है, और ये आपने पिछले वाले में बताया था पैसे लेके इंटरेस्ट मिलता होता है, तो ये तो हमारा मतलब शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये अपने को फैक्ट
फैक्टर नॉन फैक्टर इनकम में जाना चाहिए, कैसे कैसे कह रहे हो, समझा आप समझाते हैं। बोरोइंग, मेगा लेवल बोरोइंग, तुम्हारी सरकार ने कुछ बोरो किया, तुम्हारी गवर्नमेंट ने कुछ बोरो किया, या तुम्हारे किसी बड़े पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने कुछ बोरो किया, किसी बड़ी कंपनी ने कुछ बोरो किया, उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा दैट इज कवर्ड इन द कैपिटल अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा दैट इज कवर्ड इन द करंट अकाउंट। लेकिन जो चीज बोरो हुई, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो एक बार ऑनरशिप चेंज होगी ना। मेरे पास 1 करोड़ थे, मैंने तुझे दे दिए, वो 1 करोड़ तेरे नहीं हुए, तेरे पास तो लायबिलिटी है, लेकिन एक बार को तो ऑनरशिप गई फॉर सम टाइम बीइंग, तो वो तेरे हुए, एंड फॉर दैट पर्पस वो प्रिंसिपल अमाउंट कवर होगी कैपिटल अकाउंट में, और जो इंटरेस्ट है वो जाएगा करंट अकाउंट में। सिंपल भाई, बिल्कुल सिंपल। अब बोरोइंग भी 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और एक होती है एक्सटर्नल असिस्टेंट बोरोइंग, ECB EAB। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब एक देश दूसरे देश से पैसे उठाता है, नॉर्मल। एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोइंग मतलब एक देश दूसरे देश से पैसे उठाता है, नॉर्मल। अरे फर्क क्या है, यहां जो पैसे उठाते हैं कमर्शियल बिजनेसमैन यानी कि मार्केट रेट पे पैसे उठाते हैं, और यहां जो पैसे उठाते हैं असिस्टेंस यानी कि हेल्पिंग मतलब कंसेशनल रेट पे, मार्केट रेट से थोड़ा नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उस पे पैसे उठाते हैं, ये होती है वो वाली बोरिंग। समझ गए हो? ये 2 तो थे इसके मेजर कंपोनेंट्स। अगर आपको एग्जाम में पूछे ना टेल 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो आपको यही 2 मेजर करने हैं। अगर थोड़े ज्यादा पूछ ले तो इसके अलावा कुछ फालतू इधर उधर के कंपोनेंट्स हम डिस्कस करते हैं, वो अदर कंपोनेंट्स टर्म करके आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो उनको अब हम पढ़ते हैं। एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई डिपॉजिट्स का सीधा सा मतलब है कि जो लोग हैं इंडिया के लेकिन इंडिया में रह नहीं रहे, बाहर कहीं रह रहे हैं, और वो अपने पैसे इंडिया के बैंक्स में डिपॉजिट करवा देते हैं, या इंडिया में अपने फैमिली मेंबर्स को देते हैं और वो बैंक्स में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो जो भी बाहर का कमाया हुआ पैसा इंडिया में आके इंडिया के बैंक्स में डिपॉजिट हो गया, वो आता है एनआरआई डिपॉजिट्स के अंदर। उसके बाद है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है ये समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी सीधी सी चीज समझो कि हर देश चाहता है उसका बीओपी मस्ट बैलेंस, यानी कि सारे साल में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को अचीव करने के लिए, टू अचीव दिस, हमें कुछ टैक्टिक्स खेलने पड़ते हैं, हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं अपने एंड से, कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, और वो मैनिपुलेशन सारी आती है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, मान लो एट द एंड आपका कैपिटल अकाउंट का यानी कि बीओपी का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है और आपको इसको लेके आना है 0 पे, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा इनफ्लो करना पड़ेगा, यानी कि पैसा अंदर लाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप आईएमएफ से बोरो कर लोगे, सिंपल। दूसरा ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आप उनको यूज कर सकते हो टू मैनिपुलेट ऑल दिस, और आप उसके बाद ये इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में बैलेंसिंग चीजें डाली जाती हैं ताकि एट द एंड बीओपी बैलेंस हो जाए और आंसर हमारा आ जाए 0। तो बेसिकली क्या है, कैपिटल अकाउंट के अंदर वो चीजें आती है जिसमें ऑनरशिप का इम्पैक्ट पड़ता है, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, अदर आइटम्स में एनआरआई डिपॉजिट्स आ गए, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आ गए। समझ गए हो? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक छोटी सी चीज और होती है यार जो सारे टोटल को इफेक्ट करती है, दैट इज एरर्स एंड ओमिशंस। हम सारे साल की सारी ट्रांजैक्शंस को परफेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कितना मर्जी लॉ स्ट्रिक्ट हो जाए, देश में कुछ गद्दार लोग, गद्दार ना कहो चाहे, कुछ काला पैसा कमाने वाले लोग तो रहेंगे। ठीक है, तो जो भी ब्लैक मार्केटिंग होती है, स्मगलिंग होती है, टैक्स की चोरी होती है, उसके कारण जो हमारे फिगर्स हैं वो एग्जैक्ट नहीं आती। फिगर्स आर नॉट एग्जैक्ट, मानते हुए बात। तो इसी के कारण एरर्स और ओमिशंस कुछ आते हैं, तो उनको डबल क्रॉस चेक करने के लिए कभी कभी हम सिंगल साइड एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीधा सा मतलब कि अगर किसी ने कुछ बेचा और दूसरे देश ने कुछ खरीदा, तो हमें अगर हमारे देश से वो एंट्री नहीं मिली, तो इट माइट बी द केस कि उस देश से मिल जाए, तो एक साइड से मिलती है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एरर्स और ओमिशंस को इन अकाउंट में लेके ही हमारा बीओपी का बैलेंस आता है। और अगर आपको डाउट है तो ये एरर ओमिशन कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती, हजारों करोड़ों में अमाउंट होती है, ये बहुत बड़े लेवल पे होती है। ठीक है, समझ गए? यहां तक सीन सेट। अब घबराना मत थोड़ा अगर कुछ ऑफ ट्रैक लग रहा हो। आपके एग्जाम में बेसिकली पूछा क्या जाएगा, 1 मार्क का डेफिनेशंस, करंट अकाउंट का पूरा फ्लो चार्ट बनाओ, क्या डिविजन्स हैं वो पूछे जाने के चांसेस हैं, और करंट अकाउंट का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का पर्पस क्या है ये पूछा जा सकता है, टू बैलेंस द इक्विलिब्रियम, सीधी सी बात है।
बीओपी में इक्विलिब्रियम आना चाहिए और जो कम ज्यादा है उनको बराबर लाना बाय मैनिपुलेटिंग द मार्केट। अब एक लास्ट चीज छोटी सी रहेगी, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम। बेसिकली क्या होता है, ऑटोनोमस को हम बोलते हैं अबव द लाइन और अकोमोडेटिंग को बोलते हैं बिलो द लाइन। ऑटोनोमस आइटम सिंपली वो होती है जो नॉर्मल हमारी ट्रांजेक्शन में काउंट होती है, दैट इज बेसिकली जो हमने करंट अकाउंट में पढ़ा, कैपिटल अकाउंट में पढ़ा, वो सब ऑटोनोमस है। जो कुछ ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हो रही है जिनका मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब हमारा इक्विलिब्रियम नहीं आता तो हम इक्विलिब्रियम लाने के लिए कुछ अपने एंड से चीजें खेलते हैं, वो आती है अकोमोडेटिंग आइटम में, जिसका मेन पर्पस क्या है, इक्विलिब्रियम को लेके आना, स्ट्राइक करना, सारी चीजें बराबर हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बराबर हो, पैसा आया गया बराबर हो, ये हमारा मेन पर्पस होता है, ठीक है। तो वो होती है बिलो द लाइन या अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में जो है वो तो है, लेकिन जो हम एडिशनल डाल रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ अकोमोडेटिंग आइटम, ठीक है। सब कुछ क्लियर है। तो अब एक लास्ट में कंक्लूडिंग नोट पे छोटी सी थोड़ी बहुत बातें करते हैं। लेट्स देन एंड दिस चैप्टर। ओके, तो सबसे पहली चीज आती है डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का क्या, जो देखो कैपिटल अकाउंट में आइटम्स होती है ना, आप सोच, क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर में कि कौन सी चीज को हम अपने बीओपी में डेबिट करेंगे और कौन सी चीज को हम अपने बीओपी में क्रेडिट करेंगे। इसका सिंपल सा आंसर है जिस भी चीज में, बिल्कुल ध्यान सुनना, जिस भी चीज में पैसा यानी कि मनी आपकी आउटगोइंग है, आउटगोइंग यानी कि बाहर जा रही है, ठीक है, जा रही है, दैट सिंपली मीन्स कि आपकी बुक्स में उसको हम डेबिट करेंगे। और जब भी पैसा इनकमिंग है, पैसा आ रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सिंपल सा याद करने का तरीका है, रिमेंबर नॉमिनल अकाउंट यू स्टडीड इन क्लास 11, खर्चों में पैसा जाता है डेबिट होता है, इनकम में पैसा आता है क्रेडिट होता है, एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल कुछ नहीं है। उसके बाद आता है बीओपी डिसइक्विलिब्रियम का क्या। देखो मैं आपको बताया था कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन योर इंपोर्ट्स दैट इज योर सरप्लस, और वो काफी अच्छी चीज, इसको बोलते हैं फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है बेसिकली, कि हम करंट अकाउंट बैलेंस को मिलाएं प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। अगर ये सारा कुछ जीरो आ रहा है ना, तो वो इक्विलिब्रियम है। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशन जीरो आ रहा है तो वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर इफ ये कुछ नंबर आ रहा है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर ये पॉजिटिव नंबर आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम सरप्लस में यानी फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम में, लेकिन नेगेटिव आता है तो हम अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम में। और आपको पता है जब नेगेटिव में आता है तो हम इस अनफेवरेबल को जीरो पे लाने के लिए क्या करते हैं, दैट इज द पर्पस ऑफ अकोमोडेटिंग आइटम्स। जब आप अगर सोच रहे हो कि ये एरर्स एंड ओमिशंस वाली फिगर हमें पता कहां से लगती है, तो ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हमारे सिलेबस में कहीं दूर दूर तक नहीं है। आपको बस इतनी सी 2 लाइन दी हुई है एरर्स एंड ओमिशन में, वही आपको लिखनी है, दैट्स इट। और ये आ गया हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। आपको समझ आ गया, जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम नहीं होता, तो एक फेवरेबल एक नॉन फेवरेबल, और नॉन फेवरेबल को जीरो पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स का यूज करते हैं। एक लास्ट चीज रहती है ग्रिम इंडिकेटर, कि आपका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ना, वो सिर्फ एक झूठा दावा करता है कि हाँ हम जीत गए। सुनो ध्यान से, अगर आपके कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो आप उसको देख के उछलना मत कि हमारा देश तो बहुत अच्छा है, जीत गया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव है। ये कोई इतना खुश वाली बात नहीं है। खुश होना है तो बीओपी के बैलेंस से होना। हो सकता है कि आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव है लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस उससे ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए अभी आधी खुशी से खुश मत होना। और ये पता है क्या होता है, जब करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव जाएगा तो हमें वो पैसे पूरे करने के लिए बाहर वाले देशों से लोन लेना पड़ेगा, और जब हम लोन लेंगे तो इनकमिंग ऑफ दैट लोन विल बी क्रेडिटेड इन आवर बीओपी, और वो अपने आप ही हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। थोड़ा दिमाग लगाना, कॉपी पे लेके बैठना, इसको समझ आएगा, आई होप सो। नहीं आएगा तो कमेंट कर देना। बेसिकली होता क्या है कि कैपिटल अकाउंट यानी कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में जो अगर बात बनती है वो हमेशा जीरो पे एंड होती है, हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही एंड होती है, क्योंकि हम उसको करते हैं ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। सीन क्या होता है सीधा सा, कि जब हमारे पास करंट अकाउंट में नेगेटिव आ रहा है, पैसा लाओ, या तो लोन लो या मशीन में बेच दो, दोनों केसेस में पैसा आ रहा है, और पैसे आने से क्रेडिट होता है। क्रेडिट होना यानी कि प्लस होना, और प्लस होने से वो चीज मिलके जीरो बन जाएगी, वो नेगेटिव और वो पॉजिटिव मिलके जीरो बन जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शोज अ बैलेंस ऑफ जीरो। सिंपल रीजन, क्योंकि जो भी चीजें हमारे पास पॉजिटिव आ रही थी बढ़िया, जो नेगेटिव आ रही थी बढ़िया। अगर पॉजिटिव बैलेंस बढ़ रहा है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, जीरो पे ले आएंगे। अगर नेगेटिव बैलेंस बचा है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, जीरो पे ले आएंगे। होता क्या है देखो, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव भी आ रहा है तो हम या तो पैसा दे देंगे या मशीनें खरीद लेंगे, पैसा बाहर कर देंगे ना, पैसा का यूज तो करेंगे ना एट द एंड, तो उससे क्या होगा, सिंपल सी चीज है, जीरो तो आएगा ही आएगा।
अब ये ज्यादा थोड़ी इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके बता जाती है, आपके सिलेबस से बाहर जा रही है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे, काफी बच्चे से सिर्फ सिलेबस से मतलब है। सिलेबस हमारा यहाँ खत्म हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। यहाँ सब्सक्राइब कर दो, यहाँ बाकी वीडियोस देख लो, और कोई भी मन में बात हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, अच्छी लगे दोस्त तक फैला देना। और जो बच्चे वो इंटेलेक्चुअल बातें सोच रहे हो, भाई तुम सोचो, बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ मन में आया तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर दो या नीचे कमेंट कर दो, हम करते हैं ना चर्चा। तब तक के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।